मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही गंभीर विषय लेकर। कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मन की बात पर इतनी डिसलाइक आ रही हैं, इतनी डिसलाइक आ रही हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे पीड़ा होती है। मैं बता नहीं सकता। मैं मन की बात से एक दिन पहले इतना रट्टा लगाता हूँ और तुम अगले दिन आकर डिसलाइक कर देते हो और सारे के सारे मेहनत का सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं देश नहीं चला पा रहा हूँ तो क्या मैं यूट्यूब चैनल भी चलाना बंद कर दूँ? क्या मैं अपने मन की बात करना बंद कर दूँ? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं मन की बात किससे करूँ? मेरे मन के अंदर जितनी बातें होती हैं वो मैं आपसे ही करता हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो मेरी बीवी बच्चे ना होने के कारण मेरे मन की बात अगर आप सुन लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा, और आप इसको डिसलाइक मत करे कीजिए। मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे एक रात पहले रट्टा लगाना पड़ता है। और अगर मान लो 2024 में मैं सत्ता में नहीं आ पाया, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी अगर ईवीएम ने मेरे साथ नहीं दिया और मेरी पावर ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हो सकता है सत्ता में ना आ पाऊँ। ऐसे में मैं अपने यूट्यूब चैनल से छोटी मोटी होने वाली कमाई से अपना गुजारा कर पाऊँगा। लेकिन ये मेरे देश के नौजवान मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे इतने विरोध में उतर चुके हैं कि मेरे मन की बात पर मेरा कोई भी कार्यक्रम हो उसमें ये डिसलाइक बढ़ चढ़ कर करते हैं और मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। मैं अपने मन की भड़ास निकालने आया हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत पीड़ा होती है। विपक्ष वाले कहते हैं कि मैं बेरोज़गारी पर नहीं बोलता हूँ, मैं गिरती जीडीपी पर नहीं बोलता हूँ, मैं महंगाई पर नहीं बोलता हूँ, पर ऐसा नहीं है मित्रों। आप मेरे 2014 से पहले के कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, कोई एक ऐसा भाषण नहीं मिलेगा आपको जिस पर मैंने महंगाई पर बात ना करी हो, जिस पर मैंने बेरोज़गारी पर बात ना करी हो, जिस पर मैंने गरीबी पर बात ना करी हो। और ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि मैं महंगाई पर बात नहीं करता हूँ, मैं बेरोज़गारी पर बात नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है। उनको उठाकर दिखा देना मेरे 2014 के सारे भाषण। 2014 के बाद मैं जब से सत्ता में आया हूँ, बस तब से मैंने इन सब चीज़ों पर बात करनी बंद कर दी है। और ये विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि राफेल के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पर ऐसा नहीं है मित्रों। ये बिल्कुल गलत आरोप है कि राफेल में घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि घोटाले में राफेल हुआ है। आप समझ रहे होंगे मित्रों। ये विपक्ष वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी को मैं सहायता करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। मैं अडानी अंबानी को सहायता नहीं करता हूँ, बल्कि अडानी अंबानी मेरी सहायता करते हैं। जब कोई मेरी सहायता करता है तो मैं भी उसके एवज में छोटी मोटी सहायता कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखता हूँ। जब वो मेरी सहायता करते हैं तो मैं भी उनकी सहायता कर देता हूँ। और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं किस तरह से उनकी सहायता करता हूँ। और विपक्ष वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि मैंने 2014 में अडानी अंबानी के दम पर सरकार बनाई, परंतु ये भी गलत आरोप है। मैंने अडानी अंबानी के दम पर सरकार नहीं बनाई, मैंने अपने बड़बोलेपन की वजह से सरकार बनाई, मैंने अपने जुमलों की वजह से सरकार बनाई। मैंने इतने ज़्यादा जुमले फेंके हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोला है कि लोगों को सच लगने लगा। उनको वाकई ये यकीन हो गया था कि 2014 के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, भारत 2014 के बाद सोने की चिड़िया बनने वाला है। तो ये एक भाषण देने का तरीका होता है, ये एक जुमला होता है, जैसे कि अमित शाह जी ने आपको पहले ही बता दिया होगा। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। लोग जिस प्रकार से मेरे विरोध में उतर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, 2019 तक मेरे साथ थे जो लोग, वो अब लगातार मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे विरोध में उतरते जा रहे हैं। तो हो सकता है मैं 2024 में प्रधानमंत्री ना रहूं। ऐसे में मैं यूट्यूब चैनल से अपना गुजारा कर सकूंगा, यूट्यूब पे छोटी मोटी वीडियो डालकर मैं अपना गुजारा कर सकूंगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा 2024 में सत्ता में आने की। मान लो फिर भी अगर ईवीएम ने साथ नहीं दिया या मेरी पावर ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? अभी तो मैं सरकारी खर्चे से विदेश घूम रहा हूँ। विदेश मैंने लगभग सारे देश को घूम लिया है, मेरा मन भर गया है। लेकिन फिर भी 1 साल से मैं विदेश में नहीं घूम पाया हूँ, और कोरोना काल की वजह से 1 साल से मैं
यहाँ पर बंद के रह रहा हूँ। थोड़ा मेरा मन था कहीं घूमने आने का, तो मैं बांग्लादेश में घूम कर आ गया। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण शुरू कर दूंगा। मैं वास्को डी गामा वाला मिशन दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। विपक्ष वाले मुझसे ये भी कहते हैं कि हम शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले परीक्षा पर चर्चा करी। उस पर लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है कि मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। बहुत पीड़ा होती है मुझको। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि कठिन प्रश्न को पहले हल किया जाए, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा है? मेरा कहने का मकसद ये था कि आसान प्रश्न तो हम हल कर ही लेंगे, उनको हल करने का फ़ायदा क्या है? परीक्षा सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए ली जाती है कि ये देखा जाए कि हमें कठिन से कठिन प्रश्न हल करने की हमारे अंदर क्षमता है या योग्यता है कि नहीं। देखो, आसान प्रश्न तो हल कोई हल कर लेता है, उसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि वो आपको पहले से ही आते हैं। मैं वो बात फिर से दोहराना चाहता हूँ। बात सिर्फ ऐसी है कि आसान प्रश्न तो हर कोई हल कर लेता है, परंतु सिकंदर वही है जो कठिन प्रश्न को पहले हल करे। अगर आप आसान प्रश्न को परीक्षा में छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भैया। कठिन प्रश्न को हल करके आइए, आसान प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आसान प्रश्न तो हर कोई हल कर लेता है, परंतु कठिन प्रश्न हल करना ही परीक्षा का मेन मकसद होता है। तो मेरी राय ये है कि कठिन प्रश्न को हल कीजिए और आसान प्रश्न को आप परीक्षा में छोड़ कर आ जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके मार्क्स पर। मैं भी ऐसे ही किया करता था। मैं जब परीक्षा में आसान प्रश्न आ जाया करते थे तो मैं पूरी आंसर शीट खाली छोड़कर आ जाया करता था। अध्यापक मुझसे पूछते थे कि आपने आसान प्रश्न आए थे, एक भी प्रश्न का आंसर क्यों नहीं दिया है, एक भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया है? तो मैं उनसे एक ही बात कहा करता था कि परीक्षा में आसान प्रश्न दिए थे, इसीलिए प्रश्न को हल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। कठिन प्रश्न को हल करने के लिए परीक्षा ली जाती है और मुझे कोई प्रश्न कठिन नहीं लगा, इसलिए मैंने परीक्षा का जो आंसर शीट है वो मैंने खाली छोड़ दी थी। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। तो आप आसान प्रश्न को छोड़ के आ जाइए और कठिन प्रश्न को हल करके आ जाइए, ऐसे में आपको 100/100 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे भैया। अगर आपको मेरे मन की भड़ास सुनते सुनते आपके कान पक गए हों और कान से खून आने लगा हो, तो कृपया करके आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया करें या फिर अपने कानों में रुई डाल लिया करें, जिससे ये अगर खून बह रहा हो कानों में से तो वो वहीं रुक जाए और लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि आप मन की भड़ास सुन रहे हैं। आपको क्या करना है, जब मन की भड़ास सुन रहे हों तो कानों के अंदर रुई डाल लीजिए या कानों में लीड लगा लीजिए, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि कानों से खून निकल रहा है और कान पक गए हैं मन की भड़ास सुनते सुनते। तो आप इस तरीके को, इस टेक्निक को अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।